हेलो फ्रेंड्स, ब्रो साइंस के नेक्स्ट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 9 के बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ने वाले हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड इसमें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। चलिए हम लर्न करते हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल ऑफ एटम को इनिशिएट किया था नेल बोर नाम के साइंटिस्ट ने 1913 में इनिशिएट किया था। उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के लिए कुछ पोस्टुलेट्स तैयार किया था। उनका पोस्टुलेट्स क्या था? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व रैपिडली अराउंड न्यूक्लियस इन ए सर्टेन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स, या फिर इनको एनर्जी लेवल या सेल्स रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व होते हैं। जिस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होते हैं उनको बोला जाता है ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल्स बोला जाता है। अब एनर्जी लेवल इसीलिए बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिट का कुछ ना कुछ एनर्जी होता है। और यहाँ पे बोर्स ने बोला था कि कोई एक ऑर्बिट नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे ऑर्बिट एक एटम में होंगे। ओके, सो जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता रहता है। अब सेकेंड पोस्टुलेट ये था कि सेल्स आर रिप्रेजेंटेड एज 1 2 3 4 ऐसे और KLMN। अच्छा, ये जो गोल गोल आप ऑर्बिट्स देख रहे हो इनको सेल या ऑर्बिट बोला जाएगा या एनर्जी लेवल बोला जाएगा। इनको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से। इनको एन का वैल्यू 1 होगा तो ये बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट, दिस इज द फर्स्ट ऑर्बिट। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ऐसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे। या फिर इनको और एक वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं KLMN एटसेट्रा, इंग्लिश लेटर KLMN एटसेट्रा। इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पोस्टुलेट बोर का ये था कि ईच ऑर्बिट जो होता है उनका एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है। मतलब हम अगर इसको फर्स्ट ऑर्बिट या के ऑर्बिट हम मान के चलेंगे तो इसका एक अपना और एनर्जी होगा। ये सेकेंड ऑर्बिट को हम एल ऑर्बिट मान के चलेंगे, इसका भी एक अपना एनर्जी होगा। थर्ड ऑर्बिट का भी एक पर्टिकुलर एनर्जी होगा। तो जितने भी ऑर्बिट्स हैं इन सब का एनर्जी क्या होता है? डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते जाते हैं ना, ऑर्बिट्स का वैल्यू बढ़ता जाता है ना, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उसी ऑर्बिट में बढ़ता जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसमें? के सेल में या के ऑर्बिट में। सिमिलरली और एक एटम का मैं एग्जांपल लूंगा जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है एम सेल में या एम ऑर्बिट में। तो हायर ऑर्बिट हम बोलेंगे एम ऑर्बिट, ये बड़ा ऑर्बिट है। इसके लिए फर्स्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर एन का वैल्यू 1 है, फर्स्ट ऑर्बिट का वैल्यू 1 है, और थर्ड ऑर्बिट के लिए एन का वैल्यू 3 है। तो यहाँ पे बोला गया, बोर्स ने बोला था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते जाएंगे या ऑर्बिट जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उसी ऑर्बिट में ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इंक्रीज कब होगा? जब n का वैल्यू इंक्रीज होगा। जब ऑर्बिट का वैल्यू इंक्रीज होगा तब यहाँ पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज होगा, है ना? अच्छा, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था? नेक्स्ट पोस्टुलेट था देयर इज नो चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज लॉन्ग एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम ऑर्बिट एंड एटम रिमेन्स स्टेबल। बोर्स ने बोला था कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है तब तक उसमें उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज नहीं होगा। जब तक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में या पर्टिकुलर सेल में गोल गोल ऐसे घूमता रह जाएगा, उसका एनर्जी उस ऑर्बिट में कभी भी चेंज नहीं होगा और एटम तब तक स्टेबल होगा।
ओके? अच्छा, नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या था? नेक्स्ट पोस्टुलेट था कि चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस व्हेन इट जंप्स फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। बोर्स ने बोला था कि यस, एटम में जिस पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है, गोल-गोल घूमता है, उसका एनर्जी चेंज होगा, उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी चेंज होगा, लेकिन कब? जब वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट को जंप करेगा। अच्छा, ये कैसे होगा आप देखिए। अब मान के चलते हैं कि ये एक ऑर्बिट है, यहाँ पर न्यूक्लियस है और एक ऑर्बिट हम डाल देते हैं। अच्छा, ये के सेल है, ये एल सेल है। अब बोर ने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन कहीं से एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, तो वो उसका एनर्जी ज़्यादा हो गया। वो क्या करेगा? हायर ऑर्बिट को जंप करेगा। हायर ऑर्बिट को जंप करेगा। क्यों जंप करेगा? क्योंकि उसने एनर्जी एब्जॉर्ब किया और यहाँ पर पहले ऑर्बिट का कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है। मान लीजिए पहले ऑर्बिट का एनर्जी हम ई मान के चलेंगे, लेकिन इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो एनर्जी जब ये एब्जॉर्ब किया तो इसका एनर्जी बढ़ गया। ओके, एनर्जी बढ़ गया। तो एनर्जी बढ़ने के बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उसी अपने पहले ऑर्बिट में और रुकेगा नहीं। ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, ज़्यादा एनर्जी खींच लिया। अब क्या करेगा? ये हायर ऑर्बिट को जंप कर लेगा। ओके, हायर ऑर्बिट को जंप कर लेगा। उसी तरह से क्या हुआ कि जब ये हायर ऑर्बिट को जंप करेगा, उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल होगा। बोर ने बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट को जंप करता है तो अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये उसका ओरिजिनल ऑर्बिट नहीं था। आप मान लीजिए अपने कोई रिलेटिव के घर जा रहे हो, कहीं पर भी घूमने जा रहे हो, वहाँ पे आप एज ए हॉलीडे हॉलीडे स्पेंड करने के लिए, हॉलीडे बिताने के लिए आप जाते हो, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा दिन तो नहीं रह पाओगे, क्योंकि आपको अपनी घर की याद आएगी। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट को तो चला जाता है एनर्जी एब्जॉर्ब करके, लेकिन वो एक अनस्टेबल अनस्टेबल स्टेट होता है। मतलब वहाँ पर ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकेगा इलेक्ट्रॉन। फिर से क्या करेगा? वो अपने पहले वाले घर में, मतलब जिस ऑर्बिट से निकला है, उसी ऑर्बिट को वापस जाएगा। लेकिन कैसे? उसने वो क्या करेगा? कुछ एनर्जी लूज़ करेगा। कौन से फॉर्म में? रेडिएशन के फॉर्म में। रेडिएशन के फॉर्म में लूज़ करेगा। हायर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन तो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अनस्टेबल होगा, ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं होगा। अब वो वापस अपने पहले वाले ऑर्बिट को आएगा। कैसे आएगा? वो कुछ एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में लूज़ करेगा। अब वो एनर्जी को रेडिएशन के फॉर्म में इधर से लूज़ करेगा और धीरे-धीरे अपने पहले वाले ऑर्बिट को वापस आ जाएगा। ओके?